1799 में एक ऐसी व्यक्ति की एंट्री होती है जो फ्रांस में डेमोक्रेसी को हटा देती है और सारे पावर अपने हाथ में ले लेता है, और उस व्यक्ति का नाम था स्टूडेंट्स नेपोलियन बोनापार्ट, जैसे फोटोग्राफ में दिखाया जा रहा है। उन्होंने एक कोड लेकर आया जिसका नाम था सिविल कोड ऑफ 1804, और इसे नेपोलियन कोड भी बोला जाता है। ये बेसिकली कुछ नहीं थी, जो कुछ चेंजेस थे जो नेपोलियन ने किए थे डिक्टेटर बनने के बाद। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या क्या चेंजेस किए थे। देखो, पहला चेंजेस था इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ। पहले क्या होता था कि फ्रांस के सारे लोगों को इक्वल नहीं माना जाता था। चर्च और नोबल जो होते थे उन्हें सुपीरियर माना जाता था, या फिर उसे प्रिविलेज भी कहा जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं था, नेपोलियन ने सभी को इक्वल कर दिया। कहे कि ना कोई सुपीरियर रहेगा, ना कोई कमजोर रहेगा, ना कोई अमीर रहेगा, ना कोई गरीब रहेगा। ठीक है। सेक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। नेपोलियन ने क्या किया कि इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी दिला दिया। मतलब अगर किसी के पास पैसा है तो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, और वो प्रॉपर्टी उसी का रहेगा, और वो प्रॉपर्टी कोई भी उससे छीन नहीं सकता है। नेक्स्ट आते हैं एबॉलिश फेडरल सिस्टम। ये क्या होता है? तीसरा चेंजेस क्या था बच्चों? एबॉलिश फेडरल सिस्टम। पहले क्या होता था कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे। लैंडलॉर्ड्स बताए थे बच्चों आपको इससे पहले वाला चैप्टर में कि लैंडलॉर्ड्स के अंडर में लैंड्स होते थे, और उस लैंड में पीजेंट्स लोग, किसान लोग काम करते थे। तो इन्होंने क्या चेंजेस किया? पहले क्या होता था कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, उन्हें फीडल लॉर्ड्स नहीं कहते थे, उन्हें फीडल लॉर्ड्स नहीं कहते थे। वो करते क्या थे कि पीजेंट से काम करवाते थे और सारे प्रॉफिट खुद ले जाते थे। बेचारा जो पीजेंट होते थे उनका कोई फायदा नहीं होता था। तो नेपोलियन ने फीडल सिस्टम को खत्म कर दिया। जाओ बेटा, खत्म हो गया। नेक्स्ट चेंजेस क्या था बच्चों? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड। नेपोलियन ने क्या किया? ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को काफी बेहतर कर दिया स्टूडेंट्स, जिससे फ्रांस में डेवलपमेंट तेजी से हो रहा था। स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजरमेंट कॉमन करेंसी। अब ये चेंजेस क्या था? ये चेंजेस क्या कहता है सुनिए। उन्होंने वजन और मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज कर दिया, और इसके अलावा अलग अलग करेंसी जो फ्रांस में चलती थी, ठीक है, उन सारी करेंसी को एक ही करेंसी रख दिया। ठीक है। नेक्स्ट चेंजेस क्या था? गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वेयर आर रिमूव्ड। नेपोलियन ने क्या किया कि जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया। इससे फायदा क्या हुआ कि मर्चेंट आपका आर्टिसियन अब फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, बिना किसी बैरियर के ट्रेडर आसानी से व्यापार कर सकते हैं थे। स्टूडेंट्स, इतने सारे चेंजेस नेपोलियन ने किए थे। ये जो चेंजेस नेपोलियन ने किए थे लोगों को इतना पसंद आया कि लोगों ने इसे मसीहा समझने लगा। फ्रांस तो छोड़ो, फ्रांस के आसपास में जो नाइबर कंट्री होते थे वो खुद नेपोलियन और उसकी आर्मी को स्वागत कर रहे थे, क्योंकि उसको लग रहा था कि नेपोलियन इस मोनार्ची सिस्टम से हमें आज़ादी करा सकता है। ये सोचते थे पड़ोसी देश के लोग। ऐसा उन्होंने इसलिए, मतलब उन लोगों को ऐसा इसलिए लग रहा था कि नेपोलियन जहाँ कहीं जा रहा था वहाँ से मोनार्ची सिस्टम खत्म होता जा रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस नेपोलियन को उन्होंने हीरो समझते थे, एक्चुअली में वो बहुत बड़ा विलेन था। लोगों ने नेपोलियन से नफरत क्यों करने लगे थे? तो उसका पहला रीजन था लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। मतलब स्टूडेंट्स, नेपोलियन ने लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी थी। ठीक है। दूसरा रीजन था इंक्रीज टैक्सेशन। उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था। दूसरा रीजन यही था, ठीक है, जो अच्छा नहीं था नेपोलियन के लिए। और तीसरा रीजन था सेंसरशिप। लोगों पर ना सेंसरशिप लगा दिया था नेपोलियन ने। ठीक है। अब सेंसरशिप क्या होता है? गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, कौन सा चीज़ पब्लिक तक पहुंचानी चाहिए और कौन सी नहीं पहुंचानी चाहिए, उसी चीज़ों को सेंसरशिप कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट रीजन था फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज। चौथा और सबसे बुरा कारण था कि नेपोलियन लोगों को बाय फोर्स आर्मी में ज्वाइन करवाते थे।
अब वे ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि वे पूरे यूरोप पर जीत हासिल करना चाहता था, तो उसके लिए आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी और इसी कारण से लोगों ने नेपोलियन से नफरत करने लगे। Making of nationalism in Europe in mid 18th century there was no nation state inside Europe. मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था। मतलब नेशन स्टेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कोई भी ऐसी कंट्री जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन आइडिया का फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल आज के टाइम में जितने भी कंट्री है सारा नेशन स्टेट है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था। अगर मिड 18th सेंचुरी वाले यूरोप का अगर मैप को देखते हैं तो हमें कोई भी नेशन स्टेट देखने को नहीं मिलता है, बल्कि बड़े बड़े साम्राज्य देखने को मिलेगा जिनके ऊपर राजा महाराजा रूल करते थे। और अगर हम बात करें हैप्सबर्ग एम्पायर की तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग रहते थे जिनका आइडिया, कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज सब कुछ अलग अलग था। अब आप लोग खुद ही सोचो कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी तो क्या इसके मन में आइडिया आएगा कि हमें नेशन स्टेट बनाना चाहिए जिसका सबका एक कॉमन लैंग्वेज, कल्चर, आइडिया, ट्रेडिशन सब कुछ सेम हो? आप में से कई लोग कहेंगे कि नहीं आएगा, पर इनका मन जो है नेशन स्टेट का आइडिया आता है। अब वो कैसे आता चलिए जानते हैं। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। स्टूडेंट्स उस समय यूरोप पर दो तरह के लोग रहते थे, एरिस्टोक्रेट्स एंड पीजेंट्स। अब देखिए एरिस्टोक्रेट्स वे लोग थे जिसमें सोसाइटी के रईस लोग माना जाता था। मतलब इनके पास मतलब इनको पैसे वाले लोगों में गिना जाता था। इनके पास ज़मीन थी, बड़े बड़े टाउन हाउसेस हुआ करते थे, तो इन्हें माइनॉरिटी माना जाता था। मतलब इसकी संख्या कम थी, इसके बावजूद भी इनके पास पावर बहुत थी क्योंकि इनके पास पैसा था। ऑब्वियस सी बात है, पैसा है तो पावर है। ये लोग आपस के फैमिली में ही मतलब आपस के फैमिली में ही शादी करते थे और ये फ्रांस लैंग्वेज को बोलते थे क्योंकि इनका मानना था कि फ्रांस लैंग्वेज रईसों वाली भाषा है। और इनके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था इस सबका कॉमन था। एक जैसा कपड़ा पहनते थे, एक जैसा खाते थे, मतलब एक जैसा लाइफ स्टाइल जीते थे। वही जो पीजेंट थे वो गरीब थे, इनके पास खुद का पास जमीन नहीं होती थी। एरिस्टोक्रेट्स के जो ज़मीन होती थी उसके पास जाकर वो काम करती थी और उनके ज़मीन को देखभाल करती थी। ये जो थे ना मेजॉरिटी में थे, मतलब इनका जो पॉपुलेशन था वो बहुत ज़्यादा था। अब देखिए उसके बाद पावर भी कम थी बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ मनी। अब क्या होता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है जिसकी वजह से एक वर्किंग क्लास उभर कर आता है जिसका नाम था मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास में वे लोग आते थे जो ना ही बहुत गरीब था और ना ही बहुत अमीर था। ये एजुकेटेड लोग थे जैसे बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, अदर प्रोफेशन, ये सब मिडिल क्लास में आते थे। ये जो मिडिल क्लास के लोग थे इन्हीं के मन में आया था नेशन यूनिटी। अब नेशन यूनिटी का मतलब सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशनल, सेम लैंग्वेज वाला एक साथ रहेंगे। अगर इसको बोला जाए सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये सिंपली नेशन स्टेट का आइडिया आया, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नेशन स्टेट का आइडिया मिडिल क्लास लोगों के पास आया था, ठीक है। दूसरा आइडिया आया लिबरल नेशनलिज्म का। ये आइडिया क्या कहता था और पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंडर्ड फॉर?